नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत को मिला देसी जीपीएस नाविक 7वें नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी बधाई। सराफा कारोबारियों को नहीं मिली राहत। राज्यसभा में वित्त मंत्री का एक्साइज ड्यूटी हटाने से इनकार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वॉकआउट। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछे घूस लेने वालों के नाम। कांग्रेस ने कहा नाम बताना सरकार का काम। तेलंगाना में गर्मी और लू से 15 की मौत। मरने वालों का आंकड़ा 135 के पार। झांसी के 50 से ज्यादा गांव सूखे से बेहाल। राज्यसभा टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। विजय माल्या को भारत लाने की कोशिश तेज। विदेश मंत्रालय की प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन को चिट्ठी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच का हवाला। और आइए देखते हैं पहली खबर। सातवें नेविगेशन उपग्रह के सफल प्रक्षेपण के साथ ही स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक का काम पूरा हो गया। आज इसरो ने श्रीहरिकोटा से उपग्रह IRNSS-1G को उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों को इस पर बधाई दी है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-33 ने जैसे ही आसमान में उड़ान भरी, नेविगेशन प्रणाली का 7वां और आखिरी उपग्रह IRNSS-1G अपने मिशन पर रवाना हो गया। करीब 20 मिनट बाद ये सब जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच गया। आज के हमारे 7वें नेविगेशन उपग्रह सफल प्रक्षेपण के शुभ संदर्भ में मैं बहुत ही हर्ष से आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यालय में प्रक्षेपण का लाइव प्रसारण देखा। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को इस कामयाबी पर बधाई दी है। इसरो की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। इस पूरी नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने वाली सेवाओं को आज हमने तय किया है कि सारी व्यवस्था, हमारी ये जीपीएस सिस्टम नाविक नाम से जानी जाएगी। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम की इस परियोजना में करीब 910 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान है। इस सीरीज के 7 उपग्रहों में से पहले उपग्रह को जुलाई 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। 3 साल से भी कम समय में इसरो ने देश को उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया जिनका अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम से देश के किसी भी हिस्से की पूरी सटीक जानकारी मिलेगी। इसमें सभी के लिए 20 मीटर से भी कम की दूरी और प्रतिबंधित सर्विस के तहत 10 मीटर की चीजों को देखना मुमकिन होगा। इससे हवाई और समुद्री नेविगेशन में मदद मिलेगी और आपदा प्रबंधन का काम आसान होगा। सैन्य इस्तेमाल में मिसाइल, विमानों को ट्रैक करने और नेविगेशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह की जो पोजीशन सैटेलाइट्स हैं, अब और देशों में देखो तो शुरुआत डिफेंस से हुई है। हमारा जो है ये मतलब एक सिविल एफर्ट है। इसकी जो उपलब्धियां हैं वो जहाँ जहाँ हमें जिस तरह की ज़रूरतें हैं उसमें जा सकती हैं। तो अगर ये सिविल ज़रूरतें हैं या डिफेंस ज़रूरतें हैं, कहीं पे भी पोजीशन रिलेटेड जो भी हमें ज़रूरतें हैं उसमें जा सकती हैं। अभी दुनिया में अमेरिका का GPS और रूस का ग्लोनास, यूरोप का गैलोलियो और चीन का बैदू ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय लेले हैं, जो शोधकर्ता इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड एनालिसिस से। अजय, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से एक बड़ी, मैं कहूँ कि खुशखबरी, एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिहाज से कि टॉप जो 5 कंट्री है, मैं कहूँ कि उसमें खड़ा हो जाता है इसके साथ, कैसे देखते हैं साइंस सेक्टर में इसको? मेरे विचार से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमने बहुत कम समय में ये उपलब्धि पाई है। अगर आपने देखा होगा कि पहला सैटेलाइट जुलाई 2013 में लॉन्च हुआ था, तो 3 साल से कम समय में हमने 7 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं
और अभी शायद 4 या 6 महीने में ये पूरा सिस्टम पूर्ण तरह से कार्यान्वित होगा और उसके बाद हमें इसके काफ़ी सारे सिविलियन यूजेस है, काफ़ी सारे डिफेंस यूजेस है, तो सब यूजेस को फ़ायदा होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर दुनिया के दूसरे देशों से कंपेयर करें, फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा लो जो मॉडल हैं, वो लो प्राइसिंग मॉडल इस तरह के रहे हैं भारत के, क्या वाकई ये भी उसी में है? ये लो प्राइसिंग मॉडल तो है ही, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक रीजनल मॉडल है, तो दूसरी जो से उसे कंपैरिजन करना इतना लाजमी नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो देश हैं उनके जो सिस्टम्स है उसमें 24 या 30 सैटेलाइट्स होते हैं, हमने खाली 7 सैटेलाइट्स भेजे हैं। लेकिन अगर हम रीजन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली इसरो का पूरा प्रोग्राम ही एक फ्रूगल इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं वैसा प्रोग्राम है, और उसके तहत हमने ये संभव किया है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपने 3 साल में 7 सैटेलाइट्स बना के उसको ऊपर भेजे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण और एक चीज़ है कि इतने साल हम देख रहे थे कि इसरो साल में 1 या 2 ही सैटेलाइट्स ऊपर भेज पा रहा था। बेसिकली प्रॉब्लम होता है आपका लॉन्चिंग स्टेशंस के लिए, लॉन्चिंग स्टेशंस को आपको पूर्व कार्यान्वित करना दोबारा काफ़ी समय लगता है, तो उन्होंने टर्न अराउंड टाइम जिसको बोलते हैं वो काफ़ी बड़ी मात्रा में उसमें कटौती की है, इसलिए आजकल 5 या 6 सैटेलाइट्स हम 1 साल में लॉन्च कर सकते हैं, इसीलिए हम 7 सैटेलाइट्स 3 साल से कम समय में लॉन्च कर पाएँ। और ये दुनिया के जिन देशों के पास ये तकनीक है, यानी कि जीपीएस को लेकर मैं कहूँ जिसका एक बड़ा इस्तेमाल होगा, किस तरीके से फ़र्क या क्या इसमें नई चीज़ें हैं जिसको आप कहना चाहेंगे? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जीपीएस प्रणाली काफ़ी दिनों से कार्यान्वित है, जीपीएस प्रणाली यूएसए ने पूरी दुनिया को फ्री में उपलब्ध कर दी है, तो इसका मतलब लोगों का डिपेंडेंस जीपीएस के ऊपर है ही, लेकिन जीपीएस ऐसी प्रणाली है कि जिसके ऊपर अब ओवर डिपेंडेंस हो गया है। तो खुदा न खास्ता कल अगर यूएस डिसाइड करे कि हम ये प्रणाली नहीं देंगे लोगों को, तो हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं बचते, ये पहली चीज़ है। ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये प्रणाली का बेसिकली जिसको रेजोल्यूशन बोलते हैं या एक्यूरेसी जिसे हम बोल सकते हैं, वो एक्यूरेसी क्या है। जब यूएस एक प्रणाली कार्यान्वित करता है या कोई और राष्ट्र कार्यान्वित करता है, तो वो पूरा एक्यूरेट सिग्नल हम लोगों को नहीं देते। उसके पीछे काफ़ी सारे सामरिक रीजंस हैं। तो भारत को अगर एक जो इन्फॉर्मेशन अब तक हमें मिलती थी या दूसरे देश देते थे जीपीएस के लिए, उसमें एक मैं कहूँ कि लिमिट है, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो सिविलियन यूसेज के लिए ही देते हैं, तो हमें अगर डिफेंस यूज़ के लिए या सामरिक यूज़ के लिए इसका ज़रूरत है, तो हमें काफ़ी एक्यूरेट सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो आज जो प्रणाली विकसित भारत ने की है उसका एक्यूरेसी अगर हम देखें तो 20 मीटर और उससे भी कम है। जीपीएस प्रणाली की एक्यूरेसी यूजुअली कई ऐसे जगह है जहाँ पे थोड़ा आप पैसा देंगे तो वो एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है कि 30 से 36 मीटर्स तक उसकी एक्यूरेसी रहती है। तो उस मामले में अगर आपको डिफेंस में उसका यूटिलाइजेशन करना है तो आपको उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट उपग्रह प्रणाली की ज़रूरत है, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर मैं सामरिक लिहाज से कहूँ 20 मीटर्स के करीब हाँ या उससे कम की जो दूरी का जानकारी मिलेगी, कितना क्रिटिकल होता है ये सामरिक लिहाज से? सामरिक लिहाज से ये 2 मात्रा में क्रिटिकल होता है। एक तो आज हम जो एक वॉरफेयर देखते हैं वो एक वॉरफेयर ऐसा है कि जहाँ पे बेसिकली आपका जो डैमेज होता है शत्रु पक्ष के लिए वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर नहीं सकते, मानवताधिकार है और कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए जिसको कोलैटरल डैमेज बोलते हैं वो सीमित रखने की ज़रूरत होती है। तो वो आप सीमित तब रख सकते हैं जब आपके पास बहुत अचूक प्रणाली हो, तो इस मामले में भी ये यूज़फुल है। और दूसरा आपका टारगेटिंग बेसिकली बढ़ जाता है, क्षमता आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपके पास बिल्कुल एक अचूक प्रणाली है। और क्या इसको बाज़ार के साथ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत ने जो अब उपलब्धि हासिल की है इसके ज़रिए इस रीजन में, इस विधा में एक नया बाजार भारत के लिए आगे भविष्य में खुलता दिखता है? नेविगेशन मार्केट काफ़ी दिनों से हैं। यूएस ने जो प्रणाली विकसित की है वो फ्री है, लेकिन उसके जो बेसिकली इक्विपमेंट्स होते हैं वो फ्री नहीं होते, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाज़ार है। भारत ने भी ये देखा है, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जिक्र किया कि हम सार्क देशों के लिए भी ये प्रणाली विकसित करना चाहते हैं, या जो हमने विकसित की है वो उनको भी हम यूज़ करने के लिए देना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा बाज़ार का भी इसमें महत्व है और एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो रहा है कि जहाँ पे आप जैसा हाल ही में उन्होंने कहा था हम सार्क सैटेलाइट भी बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही ये प्रणाली भी हम आजू बाजू वाले देशों को देना चाहते हैं। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी भी इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक्स भी इन्वॉल्व है और स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ भी इन्वॉल्व है। एक आखिरी सवाल,
इस तरह की जो नेविगेशन सैटेलाइट हैं ये कितने साल तक काम करते हैं? हम तो एक बार अगर प्रक्षेपण हो गया और अपनी कक्षा में स्थापित हो गया। हर सैटेलाइट का यूजुअली लाइफ टाइम 10 साल का होता है, तो आपको रिप्लेसमेंट सैटेलाइट्स भेजने पड़ते हैं। जब हमने 7 सैटेलाइट्स ऊपर भेजे हैं तो अभी ऑलरेडी 2 सैटेलाइट्स हमारे पास उपलब्ध है। अगर किसी सैटेलाइट में कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो उसको रिप्लेस करने के लिए। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ज्वेलर्स पर 1% की एक्साइज ड्यूटी वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 6 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वालों पर यह कर लगेगा। हालांकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कई सांसदों ने यह प्रस्ताव वापस लेने की भी मांग की और सरकार के जवाब से संतुष्ट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट भी किया। टैक्स आपको देना पड़ेगा, लेकिन हैरेसमेंट रोकने के लिए आपको कोई और अगर सुविधा इसमें चाहिए, कोई प्रिकॉशनरी स्टेप चाहिए, तो हम वो भी लेने को तैयार हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए साफ कर दिया कि सोने के गहनों पर लगी एक्साइज ड्यूटी नहीं हटेगी। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद राज बब्बर ने आरोप लगाया कि इससे बड़े सराफा कारोबारियों को फायदा होगा। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से काले धन की कोई रुकावट हो, लेकिन इस तरह के कानून सामने ना आए जिसके अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा आर्टिसन जो है वो अपने आप को बेरोजगार साबित करे, वो गुनाहों की तरफ चला जाए। सीपीआई और जेडीयू ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी लगने से छोटे कारीगरों को घाटा होगा। There are thousands of workers in the industry and it is an unorganized sector and there is a perception these measures may be turned against the interests of those workers. ये जो कौशल वर्कर हैं, खास करके सोने में चांदी में, उनके रोजगार को आप छीन रहे हैं या उनके रोजगार पर दहशत है और आप ये एक्साइज लगाएंगे तो ये बड़े पे नहीं लगेगी, ये बड़े लोग उन्हीं से वसूल करेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जानना चाहा कि जब जीएसटी आ रहा है तो इसकी क्या जरूरत है। जब आप जीएसटी लागू करने जा रहे हो और कोई भी ज्वेलर जीएसटी का विरोध नहीं कर रहा है क्योंकि जीएसटी से उनका उत्पीड़न नहीं होने जा रहा है, तो फिर जब उनका एक एक्साइज ड्यूटी से है तो क्यों जिद आप पकड़े हुए हैं? आप जीएसटी को ला करके इसको लाइए, इसकी जगह कि आप इस जो एक पूरे देश में एक दहशत का माहौल इन लोगों के बीच में हो गया है, इसको समाप्त करने की आवश्यकता है। सत्ता पक्षीय सांसदों ने भी एक्साइज ड्यूटी पर चिंता जाहिर की और दूसरा रास्ता निकालने की अपील की। सरकार नए ढंग से आने वाले नए नीतियों से ब्लैक मनी को निकालना, ब्लैक सोना को निकालना, उसकी अपनी कोई नई नीति बने, परंतु यहाँ पर सामान्य गरीब आदमी को कोई संकट ना हो, इसकी अत्यंत आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी छोटे ज्वेलर्स पर नहीं लगेगी। और ये कुछ महीनों की बात है, जिस दिन कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी, जीएसटी बन जाएगा, ये दोनों टैक्सेस उसमें मर्ज हो जाएंगे। जो वैट लगाती है स्टेट और जो सेंट्रल एक्साइज होगा, दोनों मर्ज होके जीएसटी के रूप में आ जाएंगे। और जीएसटी के रूप में आने के बाद हर आइटम को, जैसे मैंने कहा, इंक्लूडिंग लग्जरी आइटम्स, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मैं केवल वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। समिति सराफा कारोबारियों से बात कर एक्साइज ड्यूटी को बेहतर तरीके से लागू करने का सुझाव देगी। एक्साइज ड्यूटी हटवाने के लिए ज्वेलर्स मार्च और अप्रैल में 45 दिन की हड़ताल कर चुके हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस से घूस खाने वालों के नाम पूछे हैं,
तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर आरोपों से साफ इनकार कर दिया। तो बीएसपी ने मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में बीजेपी ने कांग्रेस से घूस लेने वालों का नाम बताने को कहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि घूस देने वाले इटली की जेल में बंद हैं, इसलिए अब कांग्रेस ये बताए कि भारत में घूस की रकम किन लोगों तक पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष इतना जनता के सामने रखे कि ये जो पैसा दिया गया है, इटली की कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि पैसा दिया गया है, वो पैसा किसको मिला है, किसने लिया है और इसमें जिम्मेदारी कितनी है, इतना अगर वो स्पष्टता करे तो देश की जनता के सामने सारे बात अपने आप साफ हो जाएगी। कांग्रेस ने अमित शाह के आरोपों का खंडन किया है। पार्टी ने कहा है कि बीजेपी 2 साल से सत्ता में है और नाम बताने की जिम्मेदारी उसकी है। जो झूठे आरोप लगाए हैं उससे जनता समझेगी कि कितने घबराए हुए हैं, कितने बौखलाए हुए हैं। वो लोग ऐसा कहते हैं। अगर 2 वर्ष 24 महीने में सीबीआई और ईडी के अंतर्गत वो इतना मालूम नहीं कर सके तो क्या निष्क्रिय सरकार है, निकम्मी सरकार है? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? बीएसपी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की तो जेडीयू ने तेजी से जांच कराने की बात कही। इस मामले की जो सीबीआई से जांच हो रही है तो ये जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में हो ताकि सही तथ्य देशवासियों के सामने आ सके और जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। सीबीआई ऑलरेडी केस है, आप उसकी जांच करिए गहराई से। ईडी आपके पास है, सरकार आपके पास, सब तरह के विभाग आपके पास है। आप जब भाषण करने लगते हैं तो आरोप लगाने की आपको क्या जरूरत है? आप तो आरोप सिद्ध कर दीजिए, पकड़ लीजिए। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में बताया कि बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन से अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उप सभापति पीजे कुरियन ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देने की खबरों को गलत बताया है। मीडिया में इस तरह की खबरें आने के बाद उप सभापति ने आज ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विशेषाधिकार समिति की बुधवार को कोई बैठक नहीं हुई। साध्वी प्राची के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन मामले पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। Those news are not at all in conformity with facts. No such decision of asking any explanation against Honorable Minister Srimati Smriti Irani was taken. और अब बात सूखे की। पिछले एक हफ्ते में तेलंगाना में 15 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही इस साल गर्मी से मरने वालों की संख्या 137 तक पहुंच गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सबसे ज़्यादा 34 लोगों की मौत मेरठ जिले में हुई है। महबूबनगर में 30 और नालगोंडा में 26 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कल जिलाधिकारियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। बुंदेलखंड का इलाका इन दिनों सूखे की चपेट में है। तालाब, पोखर और हैंडपंप सूखने के चलते लोगों को पानी के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। झांसी के 50 से ज़्यादा गांव इस वक्त सूखे की मार झेल रहे हैं। देखिए राज्यसभा टीवी की एक खास रिपोर्ट। बुंदेलखंड की धरती जहां कभी फसलें लहलहाती थीं, कुओं में होता था मीठा पानी और जो किसी वक्त में यहां के बाशिंदों की भूख और प्यास मिटाती थी, आज खुद दम तोड़ रही है। झांसी के मौरानीपुर तहसील में बसा गांव कंजा चितावत उसी बसावट का हिस्सा है जो अब उजड़ने की कगार पर है। कई साल से सूखे की मार झेल रहे यहाँ के लोग अब नए बसेरे की तलाश में हैं। हालत तो साहब ये कई 5-7 साल से हम लोग 10 साल से ऐसे ही झेल रहे हैं और हम लोग तो पूरा गांव का गांव ये चाहते हैं कि अगर कोई इसको खरीद ले तो सबका सब जो हम लोग यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, पानी के किनारे कहीं पहुँचेंगे। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी की क्या किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। बीते 2 साल से कम मानसून ने धरती की प्यास इतनी बढ़ा दी है कि जमीन में दरारें साफ नजर आती हैं। पिछले साल भी यहाँ 50% कम बारिश हुई। बदहाली का आलम यह है कि घरों को बेचने तक की नौबत आ गई है। चिलचिलाती धूप हो या फिर चांदनी रात, ज्यादातर वक्त यहाँ के लोग
पानी की जुगत में लगे रहते हैं। इलाके में जल संकट इस कदर फैला है कि जानवर भी दम तोड़ रहे हैं। जितनी टाइम आएगा ना उतनी टाइम भरना पड़ता है। पानी की समस्या से कई ढोर भी मर गए हैं, 100-150 कम से कम 250 तक हो गए हैं। कोई गिनती नहीं है, सीधी बात है। जानवर आदमियों को भी बहुत समस्या है पानी की, पीने के लिए बहुत खर्चा भी होता है। पानी तो चाहिए चाहिए। कई किलोमीटर का पैदल सफर और नसीब में 1 या 2 मटकी पानी, ये यहाँ की औरतों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। कहीं अगर फैक्ट्रियों के खुले पानी से किस्मत चमक भी जाए तो वो भी 24 घंटे से ज्यादा का साथ नहीं देती, क्योंकि उसके बाद पानी पीने लायक नहीं रहता। प्रशासन की तरफ से भेजे जाने वाले टैंकर भी लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरा नहीं पड़ते। नहीं मिलता है, किसी को ये कचड़िया मिला, किसी को 2 मिला, किसी को कुछ नहीं मिला है। चला गया है, 10 मिनट को आता है, 20 मिनट को, इतने में हमारा खर्चा नहीं हो पाता है। तो सारे दिन पानी को, रात में कोई पानी की वो नहीं है। 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों की अब आस टूटने लगी है। लोगों ने आपसी मदद के जरिए नया कुआं भी खुदवाया, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। ये हालात इलाके के आसपास के कई और गांवों में भी है। झांसी के ग्रामीण इलाके में भी पेयजल का भारी संकट है। सूखे से किसान पहले ही बेहाल हैं, लेकिन अभी तक सूखा राहत है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रही है। कैमरामैन जुनैद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, मऊरानीपुर, झांसी। पश्चिम बंगाल में 5वें दौर के लिए प्रचार का शोर आज थम गया। इस चरण में राज्य की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। कुल 349 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें भवानीपुर सीट से खुद ममता बनर्जी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में अब 5वें दौर के मतदान की बारी है। इस चरण के प्रचार का शोर अब थम गया है। उम्मीदवार अब घर घर जाकर जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गजों ने पूरा जोर लगा दिया। बीजेपी की ओर से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण 24 परगना के बिष्णुपुर में प्रचार किया। उन्होंने अपने संबोधन में टीएमसी और वाम कांग्रेस गठबंधन की जमकर आलोचना की। वहीं हुगली के चांदीतला इलाके में बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने एक जनसभा की। 5वां दौर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी चरण में कोलकाता की भवानीपुर सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की हाई प्रोफाइल नेता दीपा दास मुंशी और बीजेपी के चंद्र बोस ने यहां मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। ममता बनर्जी पर अपनी सीट के अलावा पार्टी के प्रचार की जिम्मेदारी भी है, लिहाजा प्रचार थमने से पहले उन्होंने जाधवपुर में चुनावी रैली की। पिछले चरणों में हिंसा के मामले देखते हुए चुनाव आयोग ने इस चरण में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। 14,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना, हुगली और दक्षिण कोलकाता में पुलिस पर्यवेक्षकों की तादाद भी बढ़ा दी है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 216 सीटों पर 4 चरणों में अब तक मतदान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमीशन को चिट्ठी लिखकर विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय की सिफारिश पर माल्या का पासपोर्ट रद्द कर दिया था। साथ ही उन्हें नोटिस जारी कर 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। पिछले दिनों PMLA एक्ट के तहत उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। The ministry has written to the High Commission of the United Kingdom in Delhi requesting the deportation of Shri Vijay Mallya so that his presence can be secured for investigations against him under the Prevention of Money Laundering Act 2002. Our High Commission in the UK will also be issuing a similar note verbal to the UK Foreign and Commonwealth Office. We will continue to pursue this matter with the United Kingdom authorities. मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है। इस साल से राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय योग्यता प्रवेश परीक्षा 2 चरणों में होगी। 1 मई को होने वाली AIPMT की मेडिकल परीक्षा इसका पहला चरण होगा और दूसरे चरण की परीक्षा 24 जुलाई को कराई जाएगी। परीक्षा के नतीजे 17 अगस्त को आएंगे और 30 सितंबर तक एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और CBSE ही नीट का पूरा आयोजन करेंगे, जो अभी तक AIPMT की परीक्षा आयोजित कराते थे। हालांकि कुछ राज्य इस परीक्षा के खिलाफ हैं।
चीन के 2 और विद्रोही नेता अब भारत नहीं आ पाएंगे। रे वोंग और लू जिंगवा धर्मशाला में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई नेता से मिलने आने वाले थे। रे वोंग जहां पिछले दिनों हांगकांग में हुए लोकतांत्रिक आंदोलन के नेता थे, वहीं लू जिंगवा चीन में थिएननमेन स्क्वायर में हुए आंदोलन के नेतृत्व करने वाले लोगों में शामिल थी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इन दोनों नेताओं के वीज़ा आवेदन में कई गड़बड़ियां पाए जाने के कारण इनका वीज़ा नहीं दिया गया है। इससे पहले चीन के उइगर प्रांत के विद्रोही नेता थोलकोन ईसा का वीज़ा भी रद्द किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को अस्थिर देश बताया है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान की समस्या दूर करने के लिए भारत समेत दूसरे देशों की मदद लेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सबसे बड़ी समस्या है। इंडियन पॉलिसी में एक टाउन हॉल में कार्यक्रम में उन्होंने बात कही है। ट्रंप ने कहा कि विदेश नीति भी उनके लिए अहम है। उन्होंने रूस और चीन से भी रिश्ते सुधारने की बात कही है। उनके मुताबिक अमेरिका कई देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है, लेकिन उसके बदले अमेरिका को कुछ नहीं मिलता। Our allies must contribute toward their financial, political, and human costs, have to do it, of our tremendous security burden. But many of them are simply not doing so. They look at the United States as weak and forgiving and feel no obligation to honor their agreements with us. तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। जेएनयू कैंपस में छात्रों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। हड़ताल पर बैठे छात्र संघ के सदस्यों ने जेएनयू की उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कार्रवाई को वापस ले जाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और देशद्रोह के आरोपी कन्हैया कुमार की जमानत रद्द करने से जुड़ी याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली पुलिस को 19 जुलाई तक जवाब देना है। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 6% बढ़ोतरी कर 125% कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया। मुंबई की हाजी अली दरगाह पर महिलाओं के प्रवेश के लिए आंदोलन करने पहुंची तृप्ति देसाई को महिलाओं के ही विरोध का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में सपा की महिला विंग ने तृप्ति के आंदोलन को दिखावा बताया है। भारत के मशहूर मूर्तिकार सुदर्शन पटनायक को रूस के मॉस्को में चल रही रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप 2016 में स्वर्ण पदक मिला है। चैंपियनशिप में शामिल होने वाले दुनिया भर के करीब 20 मूर्तिकारों में सुदर्शन अकेले भारतीय थे। लंदन के मैरन्तुसाद म्यूजियम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोम के पुतले का अनावरण किया गया। नरेंद्र मोदी के पुतले को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांद और जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ नई जगह मिली। शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी तेजी के बाद गुरुवार को गिरावट आई। सेंसेक्स 461 अंक फिसलकर 25,603 और निफ्टी 133 अंक गिरकर 7,847 पर बंद हुआ। सीरिया के अलेप्पो में सरकार और विद्रोहियों के बीच ताज़ा हिंसा में 38 लोगों की मौत हो गई। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक विद्रोहियों ने अलेप्पो सरकारी इमारतों पर हमला किया, जिसमें 18 लोग मारे गए। दक्षिण कोरिया ने एक बार फिर उत्तर कोरिया पर मध्यम दूरी के मिसाइल परीक्षण का आरोप लगाया है। हालांकि दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये परीक्षण विफल रहा। चीन में चल रही एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल थाईलैंड की निचाओ जिनापोल को 21-14, 21-18 से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक दूसरे मैच में पीवी सिंधु दूसरे दौर में हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई।